वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपके साथ 20 न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स के हैं और 100% है कि इनमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा। सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है क्योंकि मैंने हर टाइप को कवर कर दिया है। तीनों के तीनों चैप्टर्स को आप इसको ज़रूर देखें और साथ में चाहे खुद से पहले इसको सॉल्व करके देख लें, और जिनको नहीं समझ है मैं साथ में इसके सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा ताकि आपको इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl कंटेन 38% HCl बाय वेट। अब बेटा अभी यहाँ पे हमने क्या देखना है कि यहाँ पे हमें दिया गया हो। देखो पहले तो ये वाला क्वेश्चन 2011, 15, 18 में आया हुआ है। ऑब्वियसली रिपीट हो रहा है 2-4 साल बाद, तो चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने इसमें मोलैरिटी निकालनी है। सबसे पहले तो जिस चीज़ को निकालना है उसका फॉर्मूला लिखे ताकि हमें पता लगे क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। मोलैरिटी होती है गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बटा वॉल्यूम। अब आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास कोई वेट वगैरह मतलब किसी वेट की किसी की बात नहीं की गई, सिर्फ ये बताया गया कि 38% HCl बाय वेट है। तो हमें इसका मतलब समझना है पहले कि 38% HCl बाय वेट मीन्स इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो आपका 38 ग्राम HCl है वो 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरे को समझ लग गया। अब मेरे पास मुझे पता है कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सोल्यूट है। ये सोल्यूट का गिवन वेट हो गया। तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये HCl का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। इसका 1 होता है, इसका 35.5, तो टोटल कितना आ गया 36.5। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 38 को डिवाइड कर देंगे 36.5 में, तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए मुझे, अब ये मोल्स आ गए सोल्यूट के, तो ये मोल्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेट अवर मॉलिक्यूलर या यहाँ पे भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये जो वॉल्यूम है ये सोल्यूशन का है। ठीक है, पर हमें क्या दिया हुआ, हमें तो वेट दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है सोल्यूशन का। तो कोई बात नहीं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को उधर ले जाता हूँ दूसरी साइड पे और डेंसिटी को इस साइड पे ले आता हूँ। इसका मतलब मास को डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास मेरे पास कितना है 100 है टोटल, और डेंसिटी कितनी है, ये देखो डेंसिटी मुझे यहाँ पे दी हुई है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे 1.9 से डिवाइड करके डेंसिटी निकल आएगी, और वो वाली डेंसिटी मैं क्या करूँगा फिर, सॉरी ये जो यहाँ पे ये वॉल्यूम आपको लिखना है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे फिल होगी, तो आप मोलैरिटी निकाल लोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है, एक आपको निकालनी है इथेनॉल की और आपको एक निकालनी है किसकी, वाटर की। अब हमें इसके लिए क्या, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल लिखते हैं मान लो, तो इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है उसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर न्यूमिनेटर में लिखने हैं, और नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है। सॉल्यूशन किस 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 से मिलकर बना है, इथेनॉल से और वाटर से। तो इसका मतलब हमें इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, अब इसका मतलब ये है कि मुझे मेन कॉन्सेंट्रेट करना है कि इथेनॉल के मोल्स पर और वाटर के मोल्स पर। अब जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो मोल्स की कहीं पे बात ही नहीं की गई है। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ 95% इथेनॉल बाय मास। तो ये पिछले वाला सम जैसा ही हो गया कि मेरे पास 95% इथेनॉल लिखा हुआ है बाय मास। तो इसका मतलब मैं समझना, मैंने इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे मास लिखा हुआ ना, बाय मास का मतलब है कि 95 ग्राम जो इथेनॉल है वो 100 ग्राम किस में प्रेजेंट है, सोल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब मेरे पास ये तो आ गया W2, एक तरह का वेट ऑफ सोल्यूट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 46। अब आप कहोगे सर कि ये कैसे आ गया, तो ये हमें पता है इथेनॉल का फार्मूला ये होता है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो तो 46 आएगा। अब गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। गिवन वेट कितना है हमें 95, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 46, तो कैलकुलेट करके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब ये तो इथेनॉल के आगे, यहाँ पे भरने के लिए, यहाँ पे भरने के लिए वाटर के कैसे निकाल लेंगे, वाटर की तो कहीं बात ही नहीं है यहाँ पे।
तो कोई बात नहीं, ये हमारे पास जो सोल्यूशन है टोटल, अब आपको पता है कि जो सोल्यूशन है ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट तो आपका इथेनॉल है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसने बताया हुआ वाटर, तो अब वाटर का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सोल्यूशन का 100 ग्राम है, इसमें से अगर मैं सोल्यूट का निकाल दूं तो बाकी जो बचा, 100 में से 95 निकाल दूं तो जो बाकी बचा 5 ग्राम, वो क्या आ गया मेरे पास, वाटर आ गया। अब ये तो ग्राम में आया, हमें तो मोल्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए ये जो गिवन वेट है उसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसकी आ जाएगी, इथेनॉल की। अब एक फार्मूला और होता है कि जो भी इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन और वाटर की मोल फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर होगी। आप दोनों में से किसी एक की निकालो, जैसे मैंने यहाँ पे इथेनॉल की निकाल रहा हूँ, निकालने के बाद उसको क्या करो, दूसरी तरफ ले जाके 1 में से माइनस कर दो, तो रेस्ट ऑफ द जो मोल फ्रैक्शन होगी वो किसकी होगी, वाटर की होगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ, 2010 में, 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका फार्मूला आता है ये वाला, इसके बेस के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल किया। अब देखो यहाँ पे आप चेक करो, मैंने क्या कहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये प्रोड्यूस होती है जब हम लोग इतने ग्राम सब्सटेंस को 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। मतलब ये जो सल्यूट है जब पानी में डिसॉल्व किया, कितना डिसॉल्व किया, 72 ग्राम। तो मेरे पास यहाँ पे W2 कितना दिया हुआ, W2 इज 72 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ हमें, 1000 ग्राम। अब उसने कहा है, अब ये वैल्यू क्या है, अगर ध्यान से पढ़ो, उसने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग आ रही है वो कैसे आ रही है, प्रोड्यूस कैसे हो रही है, बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम सब्सटेंस इन इतने ग्राम ऑफ वाटर इज दिस। तो दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग, मतलब ये पूरा का पूरा जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है ये चीज, आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.009। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होती है बेटा, ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी मैंने बताया था कि जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख देने हैं, नीचे हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिख देने। ठीक है, आमतौर पे हम सोल्यूट को 2 से और सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखना आपने कि यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट कितना है 72 ग्राम, डिजोल्व कितने में कर रहे हैं, 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में 72 ग्राम सिर्फ डिसॉल्व करें। अगर मैं कहूँ कि अच्छा 1000 में 72 है तो 100 में कितना होगा, ये कितनी परसेंटेज बनती है, आप कहोगे 100, अगर मैं 100 ग्राम लेता तो ये 7.2 ग्राम होता। कहने का मतलब है 10%, 15% से कम है। जब 10 या 15% से कम हो सल्यूट, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें सल्यूट के मोल्स को इग्नोर मार देते हैं कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हम न्यूमेरिकल पर्पज के लिए यहाँ पे N2/N1 लिख देते हैं। अब N2 मेरे पास क्या है, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह से ये क्या है मेरे पास, ये है गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मेरे पास क्या क्या चीज गिवन है, मेरे पास ये मैं रेड कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास W2 गिवन है, मेरे पास W1 गिवन है, मेरे को निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ये देखो ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ये वाली चीज मैंने निकालनी है। अब ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अब वाटर का सोल्यूट तो हमें पता ही नहीं था, सॉल्वेंट तो पता है वाटर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे फिल कर देंगे 18। अब सारी चीजें पता है, मतलब ये भी पता है इधर को, और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं समझाने के लिए, तो मेरे पास ये वाली चीज भी पता है, ये वाली चीज भी पता है, ये वाली चीज भी पता है, सिर्फ ये नहीं पता, इसको दूसरी तरफ ले जाओ और उसको इस तरफ ले आओ ताकि M2 आप फाइंड आउट कर सको। ठीक है, आंसर मैंने लिखा हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक टाइप मैंने ये करवा दी। नेक्स्ट टाइप मेरे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस व्हेन इतने ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये के भी दिया हुआ मेरे को। अब देखो बेटा के भी दिया हुआ तो मुझे पता लग गया कि मेरे को कौन सी ये एलिवेशन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली। ठीक है, ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज करनी है
किस चीज़ को करने के लिए, ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को निकालने के लिए। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मुझे मोलैलिटी को थोड़ा सा ओपन करके लिखना पड़ेगा, W2 M2 इंटू 1000/W1। अब आपको निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। मैं यहाँ पे M2 लिख देता हूँ, KB इंटू W2/डेल्टा TB इंटू 1000/W1। अब देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। यहाँ देखो ये मेरे पास क्या है, KB दिया हुआ है। W2 क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, यस दिस इज योर W2, दिस इज योर W1। तो ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये 1000 तो 1000 ही है। अब डेल्टा DB क्या बताता है इसकी, ये डेफिनेट हम लोग जो ये लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज को बता रही है, ये बता रही है एलिवेशन को, इंक्रीज को, बढ़ोतरी को। कि जब भी, दोबारा से लिख देता हूँ, बढ़ोतरी मतलब कि जब भी मैंने कोई, मेरे पास सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट है, इसमें मैंने क्या डाला, सोल्यूट डाला, तो ऑब्वियसली मान लो सॉल्वेंट वाटर है, आपको पता है वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, अब उसने जाके क्या किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया, और ये जो 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो रहा था, अब वो 10 हो सकता है 100.52 के ऊपर जाके बॉयल हो, मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने पर। ये जो बढ़ोतरी हुई है इसी को एलिवेशन बोलते हैं हम लोग। अब एलिवेशन हमें देखो दी हुई है, उसने कहा है कि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, और जब मैंने बेंजीन में डाली, ये 90 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम सोल्यूट डाला, तो बढ़कर रेज टू, मतलब पहले था 353.23 और ये बढ़कर कितना हो गया 354.11। तो अंडरस्टूड है कि ये मेरे पास टी है और ये मेरे पास टी नॉट भी है। ठीक है, ये सॉल्वेंट का, ये सोल्यूट का, इन दोनों का मैं क्या ले लूंगा, डिफरेंस, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी। ठीक है जी, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ से फिल करके इस, मतलब ये भी मुझे पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब आप इजीली निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है 13, 14, 17, 18 में। ठीक है, और किसी ना किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो 100% न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो इस वजह से मैं ये सभी का ही एक एक करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। इसको थोड़ा, ये आपका हो गया। ये नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसमें क्या बताया हमें कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो मुझे ये पता है कि मैंने यहाँ पे ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है, और निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मीन्स ये ही निकालना है डेल्टा टी है। तो ये मेरे पास इस चीज़ के इक्वल होता है। अब पहले तो देखो क्या इसकी वैल्यू दी हुई है, यस हमें दी हुई है, ये देखो, तो इसका तो हो गया। अब देखो क्या मोलैलिटी डायरेक्ट ही हमें दी हुई है कि इतनी कंसंट्रेशन है, नहीं, हमें तो ये वेट दिए हुए, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड थोड़ा सा कर लेंगे। अब देखो मेरे पास ये 45 ग्राम क्या है, दिस इज योर W2, ये क्या है मेरे पास, दिस इज W1, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। M2 देखो आप, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है, सल्यूट कौन सा है, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला क्या होता है, C2H6O2, इसको ऐसे भी लिखते हैं वैसे तो, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। तो यहाँ पे 24 + 6 और 16 दूना 32, 30 और 62 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 62 मैंने फिल कर देना, सारी वैल्यूज मुझे पता लग गई, तो आराम से डेल्टा TF निकल आएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी देखो 14, 16, 17 में आया हुआ। अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया वाला फॉर्मूला हम देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, या इफ इट एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस,
ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला मेरे पास क्या है, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। ये मेरे पास फार्मूला, सी क्या बताता है कंसंट्रेशन, आर हमें बताता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट लेते हैं एट 300 केल्विन। तो यहाँ पे वैल्यू आप देखो कितनी बनती है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, मतलब सी तो निकालना है। इसका मतलब सी किसके बराबर हो गया, पाई ओवर आर इंटू टी। तो क्या पाई दिया हुआ है, यस हमें दिया हुआ 2.45 एटमॉस्फेयर। क्या आर दिया हुआ है, अब आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आर कितनी वैल्यू दी हुई है 0.0821, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ हमें, यस 300 केल्विन दिया हुआ। इसका मतलब सिंपल, ये सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एक चीज ध्यान देना, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स में मैंने सारे के सारे जो सोल्यूट लिए हैं ना, वो लिए हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि जो टूटते नहीं है। अगर मान लो, सपोज कर लो कि अगर यहीं पे यूरिया की जगह पे मैं लिख देता सोडियम क्लोराइड, अब आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड तो टूट जाता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधा का सीधा ऐसे ही सी पाई इजिकल टू सी आर टी, हाँ सी निकालना है कोई बात नहीं, ये पाई और आर टी और फार्मूला लगा के निकाल दिया। पर यहाँ पे एक गलती कर देते हैं, वो गलती क्या है कि आपने ये जरूर चेक करना है कि आपका जो सल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहाँ पे आपने आई फैक्टर भी साथ में लिखना है हर एक के केस में, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट वाला हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट वाला हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग वाला हो, तो आई लिखना ही लिखना है। अगर तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर तो आई 1 है, इसलिए हम लिखते नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो यूरिया की जगह मैं NaCl लिख दिया, तो आपको पता है कि फार्मूला तो असल में ये है, आई हमेशा 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। बट अगर NaCl आ गया तो फिर आई क्या फिल करेंगे, आई वहां पे आ जाएगा 2, क्योंकि NaCl टूट के क्या करता है, हमारे पास 2 आयंस बनाता है, Na प्लस और Cl नेगेटिव। इसी तरह से अगर बेरियम क्लोराइड हो तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास 3 आयंस बनेंगे। इसी तरह से हमारे पास सोडियम सल्फेट हो तो फिर भी हमारे पास 2 सोडियम के और 1 सल्फेट का, तो 3 आयन बनेंगे। क्योंकि सोडियम सल्फेट वाला क्वेश्चन पिछले साल आया था, मेरा लिखना रह गया यहाँ पे 2024 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है दूसरा वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके मैंने हर टाइप को कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो कह रहा है कि हमारे पास ये वाली मोलैरिटी वाला सोल्यूशन है और जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 75 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी दिस। अगर मान लो कई बच्चों को इंग्लिश समझने में मुश्किल होती है तो वो सिर्फ यूनिट्स को पकड़ ले, ये यूनिट्स को देख के पता लग रहा है ना कि मेरे पास क्या दी हुआ भाई, मेरे पास 75 का दी हुई है, ओम रेजिस्टेंस दी हुई है, जिसके पीछे मोलर लिखा हुआ, तो ये मेरे पास क्या होगी, मोलैरिटी होगी, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर किसके यूनिट होते हैं, लेंथ के होते हैं। ये भी एक शॉर्टकट वे है कि जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है समझने में, ये क्या दिया हुआ 3.6 सेंटीमीटर्स की है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है वो देखो, उसने कहा है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालो। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है ये वाला, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 ओवर एम। अब m तो मेरे पास ये है, यहाँ पे फिल कर दूंगा। k मेरे पास नहीं है, तो k के लिए मेरे पास फार्मूला क्या आता है 1 ओवर r इंटू एल ओवर ए। आर क्या होता है रेजिस्टेंस, वो भी मेरे को दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ, मतलब ये सारी वैल्यू फिल करके मेरे पास क्या निकल आएगा के, और के को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, एम भी पता है, तो दोनों को फिल करके मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी। ये देखो 2016 में भी आया है, 18 में भी आया है, तो चांसेस हैं कि ये आ सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको आगे करना पड़ेगा मेरे को। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है ये वाला। इसमें आप देख सकते हो, एक मिनट इसको थोड़ा सा रिमूव भी कर दें यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है ये फैराडे लॉ के बेस पे है। फैराडे फर्स्ट, दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ।
सेकंड फर्स्ट लॉ में न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिखा है, और कल ही मैंने जो आपकी एक सैंपल पेपर डाला था जो पंजाब बोर्ड का कह रहे हैं कि वो सैंपल पेपर है ऑफिशियली, उसमें मैंने वो न्यूमेरिकल है जो सिल्वर नाइट्रेट जिंक सल्फेट वाला था, ये तीनों को सीरीज में लगाया है और उसमें से करंट पास कर रहे हैं, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होगी तीनों के केस में। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी फैराडे लॉ के क्वेश्चन आ जाए, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। इसका सबसे इजी वे क्या है? सबसे इजी वे है कि आपने पहले तो देख लेना कि कौन सा सॉल्ट है जिसका सोल्यूशन बनाया हुआ है और उसमें से कह रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रिक्वायर्ड है इसमें से इस चीज को बनाने के लिए। इसका मतलब ये तो हमारा मोल्टन फॉर्म में है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, ये मोल्टन फॉर्म में है। तो इसको जब मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा कैल्शियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन। ये मैं जस्ट आपको वैसे बता रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन करना कैसे है वो समझो आप। मैंने क्या करना, मैंने देख लेना कि यहाँ पे कैल्शियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैल्शियम क्लोराइड में, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम क्लोराइड में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो तो आपको निकालनी आती है। अगर इसके ऊपर -1 है तो उसकी कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। मेरा काम यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव लिख के मैंने कहना है कि ये 2+ तभी खत्म होगा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैल्शियम में चेंज होगा। अब ये मेरी मेन चीज आ गई। अब इसी से सारा क्वेश्चन अपने आप हो जाना है। आपने कहना है कि देखो भाई अगर ये 1 मोल आयन मेरे पास हो, देखो एक आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल कैल्शियम आयन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये क्या बन रहा है, ये 1 मोल बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है। ठीक है। अब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होता है, तो 2 मोल के ऊपर कितना होगा, 2 फैराडे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर अच्छा इस तरफ मैं देखता हूं, क्योंकि यहाँ पे उसने ग्राम की बात की है तो इसको मैं कैल्शियम को ग्राम में ले लेता हूँ। 1 मोल हमेशा सब्सटेंस के एटॉमिक वेट के बराबर होता है, तो इसका वेट एटॉमिक 40 ग्राम होता है कैल्शियम का। तो मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट बना लूंगा कि भाई अगर 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करवाना हो ना, तो हमें 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर 40 ग्राम करना हो, ये तो मैंने यहीं से निकाला, मैंने कुछ भी नहीं अभी किया, अभी क्वेश्चन को यूज ही नहीं किया। क्वेश्चन में सिर्फ मैंने वो दिखाला कि सॉल्ट कौन सा है, ये लेके और काम शुरू कर दिया अपना। तो उसके बाद मैंने कहना अगर 20 ग्राम हो तो क्या होगा, तो सिंपल आप कहोगे 2 × 40 × 20, तो ये कट गया, 2 कट गया, तो हमारे पास 1 फैराडे आ गया। देखो 1 फैराडे आपका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट भी आप खुद से कर सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ से ये उठाना है, आपने देखना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी -2 होती है, इसकी x मान लो तो क्या आएगा, ये आपका निकल आएगा +3। यहाँ पे साइड पे लिखना, ये +3 निकल आएगी। तो इसका मतलब मेरे को स्टेटमेंट कैसे बनानी है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम। अब मैंने इस तरफ अभी नहीं देखना लेफ्ट की तरफ, अब यही इसी को देखो, इससे समझना है कि ये हमें क्या बता रही है रिएक्शन। ये बता रही है कि एक आयन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक एटम बना रही है। अब मैं इसको बल्क में ले लेता हूँ, ज्यादा मात्रा में। मैं कहता हूं कि 1 मोल अगर मेरे पास आयन हो तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए, और मेरे पास 1 मोल एल्यूमिनियम जो है वो डिपॉजिट होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 एल्यूमिनियम मोल को लिख दूंगा 27 ग्राम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है। अब मैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे, तो 3 मोल के ऊपर 3 फैराडे की इक्वल होगी ये चीज। तो अब मैं इन दोनों से एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, जैसे बोर्ड मास के सम्स करते हैं कि भाई 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो अगर मेरे पास 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास मैंने की होगी, तो यहाँ पे 40, तो इसको कैलकुलेट करोगे 3 9 जा, तो ये 9 4.4 समथिंग, ये 4 फैराडे आएगा। तो देखो आपका यही आंसर निकल रहा है, ये 12 में आया भी हुआ। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मैंने लिया कॉलरश लॉ से। कॉलरश लॉ के सम्स आपने कैसे करने हैं, उसने कहा है कि मोलर कंडक्टिविटी बेरियम आयन की और क्लोराइड आयन की ये और ये दी हुई है, कोई बात नहीं, निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट। जब वर्ड इनफाइनाइट आ जाए ना, तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड की निकालनी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, बेरियम क्लोराइड लिखना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं।
अब ये आपने दूसरी तरफ इक्वल लिख के आपने लिख देना कि इसमें से बेरियम आयन बनेगा और प्लस क्लोराइड आयन बनेगा। अब यहाँ पे कितने क्लोराइड है? 2, तो ये मैंने दूसरी तरफ लिख दिया कि 2 क्लोराइड है। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये लिख देना और यहाँ पे ऐसे। चलो ठीक है जी, ये कॉलरेशला बन गया। अब इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 127.32 प्लस इसकी वैल्यू भी दी हुई है 36.34। तो दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, 100% है, नर्स्ट इक्वेशन पे आना ही आना है। पंजाब में तो 100% ही आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमने, सबसे पहले मैंने वैसे तो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया हुआ कि आपको सीधा सीधा इसको पकड़ना है। सेल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें जो पहले वाला पार्ट होता है वो एनोड होता है और जो ये वाला पार्ट होता है ये कैथोड होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना, आप इससे पहले तो रिएक्शन बनानी है। रिएक्शन कैसे बनानी है, पहले इन दोनों को एनोड को पकड़ लो। मैग्नीशियम किस में तब्दील हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव में, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा मैग्नीशियम चेंज हो रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इधर देखो ये कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कॉपर में। अब ये चेंज कब होगा, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसमें 2 छोड़ रहा है, ये 2 गेन कर रहा है, तो बराबर हो गया। तो इसके बाद इनको क्या करना, आपने ऐड कर लेना। तो आपके पास बन जाएगा, ये तो कट गए, आपके पास आ गया मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब उसके बाद ये आपने रिएक्शन लिख ली। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा कि जो मैंने ईएमएफ निकालना है और इसका, ये देखो क्वेश्चन 10, 11, 13, 14 में आया है। नस्ट इक्वेशन में क्या होता है, नस्ट इक्वेशन में हम लोग ई सेल निकालते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन जो किसकी आएगी, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हुआ था मैग्नीशियम हुआ था ना, तो 2 इसकी कंसंट्रेशन, और नीचे किसकी आएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसके पैरों में देखो ये 0.01 इसकी लिखी हुई है, 0.001 इसकी लिखी हुई है, तो ये यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है जी, फिल करने के बाद एन क्या भरना है, एन होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए थे, हुए हैं। तो यहाँ पे 2 हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा आपका 2। ये हमने कैसे निकालना होता है, ये निकालना होता है कि कैथोड पे और एनोड पे जो लगे हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या वैल्यूज थी। अब कैथोड एनोड यहाँ से देखना है, ये कैथोड है, इसका मतलब कॉपर की पहले लिखनी है और मैग्नीशियम की बाद में। तो कॉपर की यहाँ पे दी हुई है प्लस 0.34 और उसकी कितनी दी हुई है, माइनस 2.37। तो ये मेरे पास ये निकल आएगा ई नॉट सेल, और उधर दूसरी तरफ हमारे पास ई सेल है। देखो ई सेल भी लिख सकते हैं, ई एम एफ भी लिख सकते हैं, इसको सेल वोल्टेज भी लिख सकते हैं। एक कोई भी टर्म यूज की जा सकती है। ये नहीं कि अगर पूछ लें कि सेल वोल्टेज क्या है तो आप कहोगे ये तो पता ही नहीं किस तरह का न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, ये आपने समझ लेना है कि ई सेल ई एम एफ ये एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। तो ये देख लो, ये इसका आंसर आप खुद से निकाल लेना, यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ जी, तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेल्टा, ये मैंने थोड़ा सा अलग सा डाल दिया है। अलग सा मतलब कि जो नेक्स्ट टाइप है इसकी वो डाल दिया। ये टाइप क्या हमारे पास, इसमें मैंने कुछ नहीं करना, एक तो आपको ये रिएक्शन समझा दूंगा दोबारा से, और ये तो बताता हूँ डेल्टा जी। ये आपको पता है डेल्टा जी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, एन क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। फैराडे क्या होता है, 96500। ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में कितनी वैल्यू है। वो कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आप यहाँ ये आपका सेल देखो, सेल में ये कैथोड है और ये एनोड है, मतलब इसकी आयरन की वैल्यू कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है। इसको आगे लिख देना है 0.44। फिर ये वाला माइनस आ जाएगा, फिर माइनस, क्योंकि उसके आगे भी माइनस है तो ब्रैकेट डालनी पड़ेगी 1.66। तो ये मेरे पास सॉल्व करके ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी। यहाँ पे आपने 96500 कर देना। अब एन कैसे करना है, उसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब देखो
मैंने क्या कहा था हमेशा पहले रिएक्शन लिखने के लिए, इधर देखो ये किस में चेंज हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में हो रहा है, तो मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। अब इसका मतलब इसके ऊपर पहले कुछ भी नहीं था, 3 प्लस आ गया, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो आयरन किस में चेंज हो रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव था तो वो चेंज हो रहा है आयरन में, तो अब ये प्लस खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब आप देखो कि क्या इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, जितने छोड़ रहा है जितने गेन कर रहा है, नहीं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चीज पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पूरी रिएक्शन को 3 से, ताकि ये 3 दूनी 6 हो गया, ये भी 2 तिया 6 हो गया। अब आप क्या करोगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आ जाएगा, अब ये कट जाएगा ना क्योंकि ये तो सेम हो गए, तो आपके पास आ गया 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Fe3 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe, ये आपके पास रिएक्शन आ गई टोटल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, ये अब इसको मल्टीप्लाई किया था ना, इससे तो टोटल 6 थे ना, इसने 6 छोड़े और इसने 6 गेन कर लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हम लोग भरेंगे, 6 भरेंगे। ठीक है बेटा, होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जितनी टाइप्स है मैंने कवर कर दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, decomposition of N2O5 in CCl4 has been found to be first order with respect to N2O4 with rate constant। देखो इसमें कैसे करना आपको, इसने आपको सबसे पहले तो ये देखना है बेटा कि हमारे पास निकालना क्या और क्या क्या दिया हुआ है। उसने कहा कि ये डिकम्पोज कर रहा है N2O5 एंड हैज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये मेन लाइन है, और ये रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ये असल में केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल अब स्टार्ट हुए, ठीक है, ठीक है, इसमें 5-6 टाइप्स है, मैं 5-6 टाइप्स के क्वेश्चन आपको एक एक करके बता दूंगा, टोटल 20 न्यूमेरिकल है, 7-8 इसके हैं। तो इसमें आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो इस चीज से मैं क्या, उसने एक ही रिएक्टेंट की बात की है, तो यहाँ पे पहले मैं रेट लॉ लिख लूंगा, रेट लॉ इज इक्वल टू K इंटू N2O5, और इसके ऊपर पावर कितनी लिखनी है, 1। 1 क्यों लिखी मैंने, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर है, इसके विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर है। अब उसके बाद हमें K की वैल्यू तो दी हुई है, ये देखो कितनी दी हुई है K की वैल्यू, ये 6.2 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, और N2O5 की वैल्यू हमें ये भी दी हुई है, तो इसकी भी वैल्यू भी दी हुई, तो भाई निकालना क्या है, निकालना तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ठीक है, यही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो R किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू, और इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे, वो कितनी दी हुई है 2.50, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखो 11 और 15 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घबराना नहीं, बस ये लास्ट ही है, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आपको इजी हो जाएगा ये करना। ये इतने न्यूमेरिकल जस्ट रिवाइज कर जाओ, 100% इसमें से आना ही आना है, हो ही नहीं सकता कि ना आए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं ये वाला नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, इन एक मिनट इसको रिमूव करना पड़ेगा तभी चलेगा पेन, अब पेन चलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। उसने कहा कि एक रिएक्शन है वो किस में चेंज हो रही है, इसमें चेंज हो रही है। अब कंसंट्रेशन जो x की डिक्रीज कर रही है इतनी मोलैरिटी से इतनी मोलैरिटी 10 मिनट में, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। भाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जिसको हम लोग R से लिखते हैं, ये होती क्या है, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे कंसंट्रेशन चेंज कितनी आ रही है वो मुझे दी हुई है, पहले कितनी थी 0.50, फिर कितनी हो गई 0.38, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन हो गई। अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, अब 10 मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोग मोल्स पर लीटर अपॉन सेकंड में लेते हैं ना, ऊपर मोल्स पर लीटर, तो ये तो हमें मोलैरिटी का मतलब ही है कि मोल्स पर लीटर, इसलिए इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम मिनट में दिया उसको सेकंड में कर लो तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से निकाल आंसर दिया हुआ आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन एबीसी इज दिस, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, कंपटीशन में भी आ जाते हैं,
आपने क्या देखना, मेन केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ को पकड़ना होता है। रेट लॉ हमें ये दिया हुआ R इज इक्वल टू के ए बी सी ए। अच्छा, इसी में से मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। मान लो आपको पेपर में आ जाए कि बताओ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, कोई रिएक्शन है उसका रेट लॉ दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इनके ऊपर जो यहाँ पावर लिखी हुई है उन सभी को जोड़ के वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर क्या है तो आप कहोगे 1। आपसे पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे जो ऊपर पावर है वो 1 जो दी हुई वो 1। अगर विद रिस्पेक्ट टू सी है तो 2। अगर ओवरऑल आ जाए तो फिर सभी को जोड़ लेना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है कि मान लो कि रेट के ऊपर क्या, रेट को क्या होगा या क्या चेंज आएगा अगर ए बी सी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी जाए। तो कोई बात नहीं, मतलब कि जो नया रेट है, जो नया रेट क्या होगा अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को, इसकी कंसंट्रेशन को, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं करके। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3A, यहाँ पे लिख दूंगा 3B, यहाँ पे लिख दूंगा 3C और ऊपर 2। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर्स हैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसको 3 को स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ से तो 9 निकल आया, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 आ जाएगा बाहर और अंदर क्या रह जाएगा, सॉरी अब तो ये वो तो बाहर निकाल दिया ना, अंदर अब ये रह गया। तो आप ध्यान से देखो ये क्या है आपके पास, ये यही वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दो R, ये 81, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल दो। मतलब कि जो नए वाला रेट है वो पुराने वाले से 81 टाइम्स ज्यादा हो, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे इसको हल्की सी कैलकुलेशन करनी है, कोई ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी हुई है, अगर ये चेंज इन कंसंट्रेशन दी हुई है या रेट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है NH3 की, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कई बार ना बच्चे ये वाली चीज देख के घबरा जाते हैं कि ये देखो सर ये क्या दिया हुआ है इतना, ये ऐसा देखने में कितना अजीब सा लग रहा है ना। तो आपको क्या करना, कोई इतना नहीं घबराने की जरूरत है। आपको जस्ट इसमें सब मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो रिएक्शन पहले तो लिखो। यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो हमें पता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेट की डेफिनेशन इसके ऊपर अगर अप्लाई करूँ तो मैं कहूँगा इट इज अ चेंज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो रेट ही है ना ये, माइनस आ गया, मतलब ये मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, ये डिसअपीयरेंस शो कर रहा है, इज इक्वल टू जो यहाँ पे कुछ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो हम लोग 1 बाय करके लिख देते हैं रेसिप्रोकल में। तो इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है और इसका जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो सारे क्या होंगे, इक्वल कर दिए मैंने स्टोशियोमेट्रिक को रेसिप्रोकल से लेके। ये आपके पास कोई भी ऐसे रिएक्शन लिखी हो, आपने सबसे पहले इस तरह से लिख लेना, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। अगर एक और होता तो मैं वो भी इक्वल टू डाल के लिख देता। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो उसमें उसने कहा हुआ है कि मेरे पास ये देखो ये वैल्यू दी हुई है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है। अब ऑब्वियसली है कि ये तो शो कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये भी क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये बन रहा है ना अमोनिया। तो अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, तो कोई बात नहीं, जिसकी निकालनी है उसके साथ इक्वेट कर लो। अब उसने कहा कि H2 की वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना इसको मैं इन दोनों का रेड कलर से कर देता हूँ, इन दोनों को मैं इक्वेट कर लूंगा। क्यों कर लूंगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू दी हुई है और इन दोनों में से जिसको निकालने के लिए बोला, उसने इसको निकालने के लिए बोला तो इसको इसके इक्वल रख दूंगा। अगर मान लो N2 का पूछा होता फिर मैं इसको इग्नोर मार देता, इसके ऊपर कांटा मार के इसको और इसको इक्वेट कर देता। अब इन दोनों को इक्वेट करने पर क्या होगा आपको, अगर मैं इसको लिखूं तो DH2 ओवर DT, तो ये जो 3 है वो दूसरी तरफ ले गया, तो यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू तो मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है ये देखो। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 3/2 इंटू 2 × 10⁻⁻⁴ है, साथ में यूनिट लिख देने, और ये आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है बेटा,
तो ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, बड़े सौखे से न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, इन हाउ मच टाइम, इतने परसेंट रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना, देखो इसमें टी दिया हुआ है और ये 90, जब भी परसेंटेज वाले सम आए, जब भी याद रख लो, तो ए को हमने हमेशा 100 मानना है और जो x है वो जितनी परसेंटेज दी हो, अगर 99% है तो x क्या हो गया आपका 99, ठीक है। जैसे यहाँ पे x क्या हो जाएगा 99.9%, जब ये वाला पार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इस फर्स्ट पार्ट से क्या निकालना है, k रेट कांस्टेंट, और हमें फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, log a ओवर a माइनस x। तो मैं क्या करूंगा 2.303 ओवर यहाँ पे 32 मिनट्स लॉग 100 और यहाँ पे 100 माइनस 99, तो ये 100 माइनस 99 एक आ गया, तो यहाँ पे लॉग 100 आ गया, लॉग 100 का लॉग 10⁻² लिख लेंगे, 2 आगे आ जाएगा। जिनको नहीं समझ लग रही मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये चीज़ बन जाएगी और ये लॉग m/n फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया और ये log 10 जो है ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो इसके बाद आप इसको 16 से डिवाइड कर दो, ये लगभग 1/8 आ गया, उसको सॉल्व करके आपकी k की वैल्यू आ जाएगी मिनट इनवर्स में, क्योंकि हमने टाइम जो पुट किया है वो मिनट में किया है, तो इसके यूनिट उल्टे होते हैं, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब इस k को मैंने यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं रब करके लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके लिए। अब यहाँ पे a तो 100 हो गया और x क्या हो गया आपका 99.9, तो मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है कि जो 99.9% के लिए रिएक्शन है, ठीक है, कितना टाइम कितना लगेगा, तो k मैंने ऊपर निकाल लिया था, मान लो वहाँ पे x आ गया कुछ भी, वो पिछले वाले में से हमने फिल कर देना, log 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 99.9, तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.1 आने से क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो मतलब 1000 आ जाएगा, 1000 से 10⁻³ लिख देंगे, 3 आगे आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लोगे, ये मैंने आंसर दिया आपका निकल आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो जब भी, ये नोट कर लो दोबारा से अपने शॉर्ट में, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, कि ऑर्डर क्या है। तो इसका आप फॉर्मूला लिख लो, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n माइनस 1, तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसमें क्या हमने देखना है, इसमें यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 माइनस n आएगा, n बाद में। अब यहाँ पे ये है, देखा क्या हमने, कहाँ पे गया क्वेश्चन, ये थर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर का मतलब n इज इक्वल टू 3, तो ये 3 यहाँ पे भर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे -2 आ जाएगा, बस ये इसका आंसर, यहाँ पे देख लो आप, ये देखो मोल -2 आ जाएगा, L 2 हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्स में है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये सेकेंड इनवर्स तो पहले ही बाहर से है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी आप समझ सकते हो, अगर मान लो यहाँ पे n 1 हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो इसका मतलब आप याद ही रख लो कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में जब फर्स्ट और के यूनिट्स पूछे जाएं तो वो सेकंड इनवर्स होते हैं, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में के क्या यूनिट्स होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो चुपचाप ये वाला फार्मूला, कौन से वाला, मोल इनवर्स मोल्स पर लीटर, इसकी पावर क्या लिखनी है 1 माइनस n बाद में लिखना है, सेकंड इनवर्स, तो आप फिल करके किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अब मैं इसको नीचे करता हूँ नेक्स्ट के लिए, बस थोड़े से ही रह गए हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखो इसमें क्या है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये सीबीएसई वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें उसने कहा कि जब हम लोग प्लॉट ड्रॉ करते हैं लॉग में और 1/t में, हमारे पास लीनियर प्लॉट बनता है, उसकी स्लोप इतनी दी हुई है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालो। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि के हमारे पास क्या होता है,
आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, दिस इज योर आर्हीनियस इक्वेशन। लिखा नहीं जा रहा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूं, अगर मैं दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे लॉग के आ जाएगा, यहाँ पे लॉग अंदर क्या आ जाएगा ए इंटू माइनस ए आर टी, ठीक है, और इसमें लॉग ए प्लस लॉग ए माइनस ई ए आर टी, लॉग ए। अब आपको पता है, ये मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होता है कि log e पावर जो भी होता है ना, तो इसका आंसर x होता है। कहने का मतलब अगर e के साथ log लगाओ, log एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल की जितनी पावर होगी ना, इसका टोटल का आंसर वही हो जाता है। अब इसका टोटल का आंसर क्या आएगा, ये वाला, इतना पूछे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log a माइनस यहाँ पे a e a r t, और इस तरफ आपका क्या है log k, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सवार के लिखता हूँ, वो क्यों लिखता हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे के लिखना था, मैं ए लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस ई ए ओवर आर इंटू टी प्लस लॉग ए। सिर्फ जस्ट क्या किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने। इसके आगे माइनस था तो माइनस लिख दिया। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको एक चीज समझाने के लिए। अब आप ये देखो, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज हमने निकालनी है। उसने न्यूमेरिकल में हमें ये चीज बोली हुई है कि जो आपका क्या उसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल में हमें ये बताया गया है कि इसका ये जो है ना, कहाँ पे गया न्यूमेरिकल, ये वाला एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है और स्लोप ये है। अब आपको पता होना चाहिए, जब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन दोनों में, तो ये चीज तो ये एक तरह का y है, ये आपका m है, ये आपका x है, ये आपका c है। तो ये दो तो वेरिएबल है, इसका मतलब ये तो आपकी स्लोप है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको अगर मैं स्लोप मान के साइड पे कर लूं कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर टी। अब आपको ई ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आर टी को उठा के इधर स्लोप से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। स्लोप आपको दी हुई है, देखो ध्यान से, कहाँ पे गया स्लोप, ये वाला स्लोप आपको दी हुई है 2 × 10⁻⁴ के, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁴ है और आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब आर की वैल्यू आप फिल कर दोगे 8.314, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी 8.314 इंटू स्लोप क्या दी हुई है 2 × 10⁻⁴, यहाँ पे आ जाएगी, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, यहाँ पे 4 ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो होप है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, हाउ मच टाइम। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि आमतौर पे जैसे एक ऊपर अभी क्वेश्चन किया हमने कि 99% कंप्लीट होगी इतने टाइम में, तो कितने टाइम में इतने % कंप्लीट होगी। तो वो तो एक वो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि जैसे वहां पे तो सीधा ही है कि जो परसेंटेज वाले सम में मैंने क्या बताया कि ए हमेशा 100 भरना और जितने % दी हो वो आपने x भर देना। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कि 2 लिखा होगा, ये रिएक्टेंट रिड्यूस्ड टू। जब ये रिड्यूस्ड टू वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो पूरी की पूरी a माइनस एक्स की बात कर रहा है, ठीक है। मान लो कह रहा है कि 5 ग्राम है तो वो रिड्यूस होकर 3 रह गया, तो इसका मतलब a आपका 5 है और a माइनस एक्स आपका 3 है। अगर यही वो बोला था कि पहले 5 था 10 मिनट बाद 3 है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि वो इसका मतलब हो गया फिर वो x बता रहा है 3। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करती है बच्चों को। जब भी तो मैंने बच्चों को ये बताया हो कि आप 2 देख लो, 2 अगर रिड्यूस 2 है तो इसका मतलब वो a माइनस एक्स है, आप इतना याद रख लो। अब जैसे इसको सम को करते हैं तो आपका ये सबसे पहले निकालना क्या है, हाउ मच टाइम। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला मैं लगाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर वाला, log a ओवर a माइनस एक्स। अब क्या k हमें दिया हुआ, यस दिया हुआ 75 सेकेंड इनवर्स। a क्या दिया हुआ, a हमें a ही मान लेते हैं, लेट्स a इज इक्वल टू a। तो इसने कहा कि रिड्यूस्ड टू, इसका मतलब जो a माइनस एक्स है वो क्या हो गया 1/10 ऑफ a हो गया। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा 2, अगर ये वाली दोबारा से लिखूँ t 2.303, a की वैल्यू होगी 75, log a हमारा हो गया a और यहाँ पे हो गया 1/10 इंटू a, तो a कट के 10 ऊपर को चला गया, log 10 1 होता है, तो इसका मतलब t का आपने इन्हीं दोनों को कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये जो PSCB वाले हैं, ये ध्यान दें बेटा, एक यहाँ तो आपको
फर्स्ट ऑर्डर वाला न्यूमेरिकल आएगा या आपको एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला आएगा। ये दो ही मेन टाइप है, मतलब ये वाली टाइप, ये टाइप है, ऊपर परसेंटेज वाली, इन तीनों में से 100% आम आया ही हुआ है पिछले सालों में, कोई भी साल उठा के देख लो। एक ये वाली टाइप जो है लास्ट वाला क्वेश्चन, ये आपने ध्यान से समझ लो आप। इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला लिखना है log K2 over K1 EA 2.303 R T2 माइनस T1 और T1 मल्टीप्लाई T2। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने क्या कहा है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब T1 हमारे पास है 293 केल्विन, और वो चेंज किस पे होता है, मतलब इसमें चेंज हो जाता है T2 कितना हो गया आपका 313 केल्विन में। तो आपको क्या करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन द चेंजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है या रेट डबल हो जाता है। अब रेट डबल होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो क्वाड्रुपल, सॉरी क्वाड वर्ड जो है ना, आपने कंप्यूटर लेते हो तो वहां पे वर्ड होता है ना क्वाड कोर। क्वाड का मतलब होता है, क्वाड कोर कहते हैं ना, मेरा कंप्यूटर क्वाड कोर है, उसमें जो प्रोसेसर लगा, क्वाड का मतलब 4 लेयर वाला, क्वाड्रुपल। ठीक है, वहां से वर्ड लिखा क्वाड और कोर, जो तब वो कंप्यूटर में यूज करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रुपल्स का मतलब 4 टाइम्स। अगर मान लो पहले रेट कांस्टेंट था के, तो अब जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नया क्या हो गया, क्वाड्रुपल हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, इस फॉर्मूले में ये चीजें सिर्फ फिल करनी पड़ेंगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऊपर क्या लिख दूंगा, 4K ओवर के एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे ये तो निकालनी है हमने 2.303 इंटू यहाँ पे वैल्यू किसकी भरनी है 8.314, आर की वैल्यू भर दी, और यहाँ पे आपका दिया हुआ 313 माइनस 293, नीचे 313 मल्टीप्लाई 293। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इधर वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ये तो log 4 है, log 2 पावर 2 आगे आ जाएगा, तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.6020। इसको सारे को, इतने पोर्शन को कैलकुलेट करके फिर दूसरी तरफ ले जाओ, और दूसरी तरफ ले जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ ई ए बच जाएगा, मतलब इधर जो भी आएगा वो किसके इक्वल होगा, ई ए के होगा, वो इसका आंसर आपका ये आएगा। ठीक है बेटा, तो होप आपको ये समझ लग गई होगी, और 100% है कि इनमें से आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।